नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सवेरे 6 बजे से लगातार दिल्ली एमसीडी के चुनावों की जो वोटों की गिनती शुरू हो रही है 8 बजे से, उस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। वोटों की गिनती चल रही है, 2 घंटे पूरे हो गए हैं। 250 सीटों पर रुझान तो करीब करीब सामने आ गए हैं और जो नतीजे हैं वो भी मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे एंकर्स हैं, मेरे सहयोगी हैं और हमारी पूरी जो टीम है जो इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग पर नज़र रखे हुए वो भी है। पार्टी ऑफिसेज में भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहाँ रिपोर्टर्स हमारे लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। क्या नतीजा होगा, क्या तस्वीर होगी, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। लेकिन कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, ईमानदार खबर के लिए आप न्यूज इंडिया 24/7 के साथ जुड़े रहें। बिना किसी एजेंडा के न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। दिल्ली एमसीडी के लिए वोटों की गिनती का काम जारी है। चुनाव आयोग के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है कि दिल्ली के एमसीडी के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, जबकि बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। चिराग दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये अभी की खबर है। जी हाँ, और विजय जी, जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए थे उसमें एक तरीके से ऐसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए केक वॉक होने वाला है एमसीडी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार है दिल्ली में, हमें एमसीडी में भी चांस दिया जाए, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ 15 इयर्स, उस समय ऐसा नहीं लग रहा था एग्जिट पोल जब आए थे कि इतनी क्लोज फाइट होगी। लेकिन आज सुबह से जब रुझान आ रहे हैं उसमें काफी क्लोज फाइट आ गई। बिल्कुल रविश, इसीलिए हम लगातार कहते रहे कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जी जो है उसमें फर्क होता है कि एग्जिट पोल जो है एक संभावनाएं बताते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही नतीजे हैं वो आज आपके सामने आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि किन सीटों पर कौन सी पार्टी आगे है, लगातार दिखाई दे रहे हैं। कभी नगर सीट से आम आदमी पार्टी आगे है, रोहिणी सी से यानी आम आदमी पार्टी आगे है, शास्त्री नगर में भी आम आदमी पार्टी आगे है, गांधीनगर से बीजेपी आगे है, उत्तम नगर से बीजेपी आगे है। रवीश, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये तेजी से बदलता जा रहा है आंकड़ा और दोनों लोग यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर से मुकाबला कर रही हैं। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 250 सीटें हैं एमसीडी के अंदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर। जो बदलाव किया गया पिछली बार, पहले 3 हुआ करती थी और अब उसको 1 कर दिया गया, 272 से 250 सीटों पर कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कम बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जब 250 सीटों पर एमसीडी का चुनाव होगा और जो मेयर चुना जाएगा तो उसका कद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर हो जाएगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है 2022-23 का एमसीडी का। तो 10,000 करोड़ के बजट वाली और 250 वार्ड्स का जो मेयर होगा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बराबर की ताकत का होगा। विजय जी, एक बहुत बड़ी रणनीति जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी बोल रहे थे कि एक स्ट्रेटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एकीकरण करना एमसीडी का और एक पैरेलल गवर्नमेंट को खड़ा करना, क्योंकि आरोप लगते हैं कई बार कि उपराज्यपाल के थ्रू भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार को चला रही है, गवर्न कर रही है, दिल्ली की चीजों को डिक्टेट कर रही है। यहां पे एमसीडी को कोलैबोरेट करना और उसमें क्योंकि एक अगर महापौर वहां पर होगा, एमसीडी का जो चेयरमैन बनेगा, उसको पैरेलल खड़ा करना दिल्ली के सीएम के, ये स्ट्रेटेजी बताई जा रही थी। और यहां पर देखा जा रहा है कि 15 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी अगर हम कहें उसको साइड रखें तो बहुत नेक टू नेक फाइट, बहुत क्लोज फाइट। हालांकि कुछ रुझान ऐसे हैं जो बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़े विजय जी पल पल बदलते जा रहे हैं। कई बार आम आदमी पार्टी आगे चली जा रही है, कई बार बीजेपी आगे चली जा रही है। छोटा चुनाव है, ईवीएम की मतगणना ज्यादा देर तक नहीं चलेगी जैसा विधानसभा चुनाव में होता है। शायद 11 साढ़े 11 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट विजय जी कह सकते हैं जो देखने को मिल रहा है। कॉन्टेस्ट है बिल्कुल, और 126 सीटों पर इस समय आप जो है आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 113 पे दिखाई दे रही है। और जैसे रवीश आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये रणनीति बनाई थी कि जब एमसीडी को 1 कर दिया जाए और 250 सीटों पर जब महापौर चुनकर आएगा तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होगा। लेकिन यदि चक्र बदला और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आम आदमी पार्टी यदि यहाँ पर कब्जा कर लेती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों की तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। लेकिन विजय जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ रहेगा कि हम गेस्ट के पास बाद में जाए। कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता जो होती है ना, उनकी इंपॉर्टेंस उसको खोती जा रही है दिल्ली के अंदर। वो कांग्रेस जो शीला दीक्षित जब सीएम थी, इतने डेवलपमेंट के काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए जो हमने देखा, वो कांग्रेस जो है हाशिए पे जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप एमसीडी की बात करें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डबल डिजिट में भी शायद कांग्रेस ना पहुंच पाए। रवीश,
हाशिए पर जाने के लिए भी हाशिए में भी पेज में है ना काफी जगह होती है जी। मुझे लग रहा है कांग्रेस उस हाशिए जितनी जगह को भी काबिज नहीं कर पा रही और एक्टिव नहीं दिख रही थी। अभी हम लोग देख रहे थे, हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि कांग्रेस के दफ्तर पर अभी तक ताला लगा हुआ है, यानी वो अपनी स्थिति को जानती है कि वहां पर ताला खुलने की संभावना बहुत कम है। और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, पहले बेहतर स्थिति में थे, उससे भी खराब स्थिति में यहाँ पर आ रही है। 30 सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी 2017 वाली जो एमसीडी थी उसमें, लेकिन अब वो 6 सीटों पर दिखाई दे रही है। कितना बढ़ सकती है, क्या वो अपने जो मौजूदा स्टेटस है उसको भी बरकरार रख सकती है, ये सब भी मुश्किल बात है। कांग्रेस की लीडरशिप कहाँ गायब हुई है। एक जमाने में शीला दीक्षित ने 15 साल तक सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री रहे हैं। HKL भगत जैसे लोग यहाँ पर बड़े लीडर होते थे, अशोक वालिया जैसे लीडर होते थे, रामबाबू शर्मा जिस तरह के जो लोग हैं वो भी बड़े लीडर यहाँ पर रहे हैं, जगदीश टाइटलर रहे हैं, सज्जन कुमार रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस में कोई नेतृत्व वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। और कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही परेशानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एमसीडी में नहीं आती तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व की कमी। कोई बड़ा लीडर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा शफलिंग हुई विजय जी। अगर बीजेपी में लीडरशिप की बात करें, अगर हम स्टेट की लीडरशिप की बात करें, कभी उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया, फिर किरण बेदी को लेकर आए। लीडरशिप की कमी तो साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन एमसीडी का चुनाव जो कि बहुत एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट यहां पे बन गया है, हालांकि फिलहाल रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन यह बात भी है कि पूरी ताकत जो कि विजय जी भारतीय जनता पार्टी ने, पीयूष गोयल भी वहां पे रहे, उत्तराखंड के सीएम को भी बुलाया गया, हिमाचल प्रदेश के सीएम, पूरी ताकत इस तरीके से झोंकी कि एमसीडी के चुनाव को भी एक हाई प्रोफाइल चुनाव बनाया। और कई लोग कहते हैं कि ये सीरियसनेस भी है बीजेपी की। अगर ऑन द पॉजिटिव साइड देखें कि छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत सीरियस तरीके से लड़ती है बीजेपी। जी, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवीश, अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे, सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डेनियल फ्रांसिस राजनीतिक विश्लेषक, और शुभ मल्होत्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। शुभ, ये किसके लिए शुभ होगा चुनाव? अभी तो बहुत जल्दी है, अभी मेरे 10 से 15% वोटिंग काम होंगे। लगभग 7:30 बजे तक की लगता है आम आदमी पार्टी सरकार आएगी जी के लिए वाला ये जी। सिद्धार्थ जी, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुत बड़ी बढ़त बताई गई थी। लगा था कि एक तरफा जो है नतीजे आएंगे, लेकिन अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें बराबरी का एक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला लग रहा है, नेक एंड नेक जिसे कहते हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी 126 पर, भारतीय जनता पार्टी 113 पर दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि आप इस आंकड़े को, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसको पार कर पाएंगे और एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है? आप अनम्यूट कर लें अपने को। सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर लें अपने को। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है विजय जी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पर है जी। डेनियल फ्रांसिस, डेनियल फ्रांसिस है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डेनियल फ्रांसिस, बहुत ही एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे, नेक टू नेक फाइट दिख रही है, जो कि एग्जिट पोल हम एक तस्वीर जो दिखाते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्शन हो सकता है, किस तरीके का एग्जैक्ट पोल हो सकता है, क्या चीज नतीजे आ सकते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर क्या रीजन मानते हैं आप इसके लिए? इसका रीजन ये है कि बीजेपी ने ये इलेक्शन में जिस तरह अपने सिटिंग जो काउंसिलर थे उनके टिकट काटे और नए चेहरे छोड़े, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इनका ठीक ठाक रहा। और जिन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन भी एक लोकल इलेक्शन हो जाता है वार्ड स्तर पर, जहां पर जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है जी। वो हिसाब से मुझे लगता है, मैं भी खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि हमको आदत पड़ गई थी आम आदमी पार्टी को स्वीप करते हुए दिल्ली की कांटे की टक्कर यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे रुझान दिख रहे हैं, फिर भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करती है तो एक म्युनिसिपल लेवल पर, काउंसिलर लेवल पर बीजेपी फिर से उभरते हुए दिख रही है। इससे क्या राजनीति चलेगी ये तो आगे का समय बता पाएगा जी। लेकिन मैं काफी शॉक्ड हूँ ये रुझानों से कि कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के की दिख रही है।
जी, अनुभव जी, आपका पॉलिटिकल अनुभव क्या कहता है इस मामले में, जो रुझान दिखाई दे रहा है उससे, कि कहाँ पहुंचेगी ये गाड़ी? देखिए, अब तो थोड़ी देर में ही नतीजे आने वाले हैं। जी। नतीजों का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ, जो हमारे नेता आकलन कर रहे थे 140-150 के आसपास सीटें पाने में निश्चित ही कामयाब होगी। और ये बड़ी उपलब्धि हुई। 15 साल लगातार एमसीडी में हमारा शासन होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं थी। जो दिल्ली की जनता थी उसने भाजपा के विकास के मॉडल पर, राष्ट्रवाद के मॉडल पर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी स्वयं को स्वच्छ चेहरे का बताती, उसके मसाज वाले और किस तरीके के वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक उसको मंत्री के पद पर बरकरार रखा है। दिल्ली की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही थी और इसलिए उसने भारतीय जनता सर, पार्टी कूड़े के ढेर का को क्या होगा? सर, इस एमसीडी चुनाव का तो सबसे बड़ा मुद्दा था कूड़े का ढेर। 15 साल से कूड़े का ढेर कब नहीं हुआ? जिस तरीके से सत्येंद्र अरविंद जैन केजरीवाल पहले क्या कर प्रदूषण लेंगे? को मुद्दा बनाते रहे, प्रदूषण को मुद्दा बनाते रहे, और दिल्ली की जनता जब दिल्ली में इनकी सरकार आ गई, सोल्यूशन मांगने गई, तो कभी इन्होंने इवन और ऑड करके उसको बहलाने का काम किया। फिर इन्होंने पराली पे दोष डाला कि पंजाब से पराली जल के आती है। पराली जहाँ पे जलाई जाती है वहां पर भी अनुभव इनका जी, शासन है। रोक अनुभव जी, लगाने में दो कामयाब बातें नहीं हो पा रहे हैं। अनुभव जी, दो बातें आपने कही, सत्येंद्र जैन और तमाम वीडियो और उस सबका जिक्र आपने किया, उन सबको आपने जेल भेज दिया, उसके बाद भी रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके नेता जो हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता को उम्मीद है कि 140 सीटों तक आ जाएंगी। मेरे को यही सबसे बड़ा रहस्यमयी सवाल लगा है कि आप में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है आजकल दिल्ली में? नहीं, अब ये अगर आप नहीं देख पाते तो अलग नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मैं तो आपसे ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। ना, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे वहाँ पे, जो हमारे संगठन के महामंत्री होते हैं वो भी हमारे नेता हैं, और पूरी एक चुनावी टीम बनी होती प्रबंधन के लिए। वो सभी लोग मॉनिटरिंग करते हैं, सभी लोग प्रचार कराते, कैसे व्यवस्था करनी है, किन नेताओं को किन वार्डों में भेजना है, पूरी टीम है। जरूरी नहीं कि सब पर्दे के सामने ही आपको दिखाई दे। हाँ, निश्चित है, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा तो पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके नेतृत्व में ही पूरी पार्टी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब रवीश मुझे सही कह रहे थे कि आपने कहा कि पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। रवीश भी अभी हमें कुछ देर पहले बता रहे थे कि पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को पर्दे के पीछे कर दिया है। ठीक बात है? मतलब नहीं, पर्दे के पीछे कर दिया है और पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग विषय। आप किस तरह से बात को कह रहे हैं वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्ट्रांग लोगों में से माने जाते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या खबर रही है? एग्जिट पोल के भरोसे आपने रात को लड्डू बंटवाए और अभी सुबह ये लड्डू चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एक तो आम आदमी पार्टी इस तरह से एग्जिट पोल के आधार पर लड्डू वगैरह बांटने का काम करती नहीं है जी, क्योंकि ये चुनाव आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं जीत रही है। चुनाव में लोग जीतते हैं, लोग अपना मैंडेट देते हैं, और हमारा मानना है कि दिल्ली में जो मैंडेट है कि अभी तो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में ही हम लोग 128, 130 के आसपास जा रहे हैं। तो जब तक 6 या 7 राउंड की काउंटिंग होगी तो हमारा मानना है कि 2/3 बहुमत के आसपास लोग पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुमत आम आदमी पार्टी को नहीं दिया जा रहा है जी। ये ध्यान में रखने की बात है कि दिल्ली के लोग अपने आप को ये मैंडेट दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पिछले जब से एमसीडी चुनाव घोषित हुए उससे पहले से आम आदमी पार्टी एक रचनात्मक एजेंडा लेके आई थी जी। वो एजेंडा खुद का था, जनता का एजेंडा आम आदमी पार्टी ने लिया था, और आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता के एजेंडा का प्लेटफॉर्म। सर, अभी आपकी गाड़ी अटकी पड़ी है, अभी 126 पे आंकड़ा नहीं गया, ये टच एंड गो है, कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, ये हमारे जो लाइन होती है ना, लाइन, हमारे जो चुनाव उसके पीछे ही है आप। गिनती हो रही है, फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंचे, मतगणना केंद्र से जो हमें रुझान आ रहे हैं, हमारे लोग चुनाव के एजेंट बने हुए हैं जी। विजय जी, आपने लड्डुओं की बात की, बिहार के इलेक्शन में एक बार ऐसा हुआ था कि लड्डू पहले बिखरे थे जेडीयू के दफ्तर के बाहर, फिर पता लगा मोहम्मद इधर आ गया महागठबंधन से, फिर लड्डू वाला दूसरी जगह चला गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब ये लड्डू किसको मिलेगा, ये पिक्चर जो है 1-1.5 घंटे के बाद क्लियर होगी। के रुझान के अनुसार हम लोग 140 से आगे जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं रुझान का। तो सिद्धार्थ जी, एक सवाल मैं समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी अनुभव जी की पार्टी को हमेशा 2 बातों पर कोसती रही।
एक तो ये कि उनकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो विधानसभा चुनाव में भी जाते हैं, वो लोकसभा चुनाव में भी जाते हैं, वो एमसीडी के लिए भी सब काम करते हैं। तो ये कि यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है, वहाँ पर भी एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल, गुजरात भी वही जाएंगे, हिमाचल भी वही जाएंगे, एमसीडी में भी वही जाएंगे। दूसरी बात, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोसते रहे कि वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, उनको आपको डबल इंजन की सरकार पसंद नहीं। अब यदि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई तो फिर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो पहली बात यह कि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी किसी को कोसती नहीं है। हमारा एक सकारात्मक एजेंडा होता है जी। कोसने का काम, लोगों को अलग अलग ढंग से नाम रखने का काम। आपको बहुत पसंद है, ज्यादा आपको पसंद है डबल इंजन की सरकार? मैं बोल रहा हूँ ना सर, पहले आपने ही सवाल किया कोसने की बात, तो कोसने पर जवाब दे देता हूँ कि आम आदमी पार्टी कोसती नहीं है किसी को, वो एक रचनात्मक एजेंडा के साथ आती है जी। दूसरा, आपने डबल इंजन सरकार की बात की। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने में एक मूलभूत अंतर विजय जी ये है, भाजपा कहती है कि सत्ता मुझे दो और सत्ता अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। ये जनता के साथ वो एक डर का, भय का माहौल बनाती है जी। आम आदमी पार्टी कभी ये नहीं कहती डबल इंजन की सरकार, ये हम ये कहते हैं कि सत्ता तुझे जनता के पास जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एमसीडी चुनाव में पहला नतीजा आ गया है। मोहन गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरियागंज से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। और अगर बात लक्ष्मी नगर की करें तो वहां से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो 3 सीटों को नतीजे जो है वो हमने आपको बताया। लक्ष्मी नगर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें मोहन गार्डन से भी, जी हाँ, एमसीडी चुनाव में पहला नतीजा जो कि हमने आपको बता दिया, इनफैक्ट हमने आपको 3 नतीजे बता दिए। मोहन गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो 3 जो नतीजे हमने आपको बताया उसमें 2 बीजेपी के खाते में, 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। दरियागंज से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई। अनुभव जी, ये पहले जो नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये गाड़ी ऐसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से चलेगी और हम पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे जी। कि आम आदमी पार्टी किसी को कोसने का काम नहीं करती, जी। आज इन्हीं के प्रवक्ता और इन्हीं के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ऐसा हास्यास्पद बयान दिया है। जी। उन्होंने किसी को कोसने की जगह लोकतंत्र को कोसने का काम कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि जो बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं उसमें जनता ये डरती है कि बैलेट पेपर सरकार खोल के देख लेगी और जिन्होंने सरकार के खिलाफ वोट करा होगा उसको दंडित करेगी। ऐसा लोकतंत्र का मजाक बनाने वाला बयान, लोकतंत्र को कोसने वाला बयान आज इनकी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया और वो बात कर रहे हैं कि हम किसी को कोसते नहीं है। दूसरी बात, अब जनता ने जो वोट दे दिया है, काउंटिंग चल रही, कुछ ही देर में नतीजे हमारे और आप सबके सामने आ जाएंगे। 15 साल, आप क्योंकि विद्वान पत्रकार है, 15 साल एमसीडी में शासन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ पूरी तरीके से टक्कर दे रही है बल्कि जहां हम लोग विश्वास कर रहे हैं भारतीय जनता जीत के भी दिखाएगी। ये क्या कम बड़ी बात है क्या? नहीं, मतलब आपको भी लग रहा था कि नाराज है जनता आपके कामकाज से? ना 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 ना, तो जैसा माहौल बनाया जाता था। और हम, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक तो काम करती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में दिखाई दे रही है। ये कम बड़ी बात नहीं और नतीजे आने दीजिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। लेकिन अनुभव जी, जैसे केजरीवाल साहब भी कहते थे, आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते थे कि आपको वीडियो कंपनी बनानी है, आपने रोज एक नया वीडियो लाते हैं। केजरीवाल साहब ने तो कहा भी कि थोड़ा बोरिंग बनाते हैं वीडियो, अलग अलग लीडर्स के कुछ इंटरेस्टिंग बनाते। यदि ये वीडियो कंपनी चलाने की बजाय आप सब लोगों को वार्ड में ही भेज देते तो शायद और आगे बेहतर हो जाता। नहीं, देखिए, राजनीति में अगर दूसरी पार्टी के अंदर कोई कमियां हैं तो उसको उजागर करना भी आवश्यक है। और आप देखिए, गुजरात किस उम्मीद के साथ केजरीवाल गए थे, गुजरात में भी हम टक्कर दे देंगे, यहाँ पर भी सरकार बना लेंगे, और दिल्ली के प्रति वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ तो हम जीत ही लेंगे। लेकिन आधे दौरे उनको गुजरात को कर पाए और छोड़ के वापस दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए आधी छोड़ पूरी को भावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इस डर के कारण केजरीवाल को आखिरी में गुजरात छोड़ के दिल्ली में ध्यान देना पड़ गया। अनुभव जी, इसके पीछे भी तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है ना। आपने गुजरात के इलेक्शंस 2 फेज में करवाए और उसके बीच में डाल दिया एमसीडी का चुनाव। आपके पास तो नेताओं की फौज है, क्या उनके पास तो 2 ही नेता है प्रचार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। क्या ये आप मानते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चलता है? अभी आपने कहा बीजेपी ने 2 फेज में कराया, बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग ने जो तिथियां निर्धारित करी उस आधार पे चुनाव हुए और उसी आधार पर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में। सर, आरोप तो यही लग रहे हैं। चलिए अनुभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईवीएम
आरोप तो अभी ईवीएम पे भी लगेंगे कुछ देर बाद। जी जी, अनुभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके अनुभव से हमारा कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। आपकी व्यवस्था हम समझते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है और रवीश को आप जानते ही हैं, हर खबर को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाते ही हैं। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक लेंगे और फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री सत्र से पहले बात कर रहे हैं। पहले उनको सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री को। अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है। सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले,
ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। विंटर सेशन आज से क्योंकि शुरू हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन था और इसमें विजय जी काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। नए सांसद जो आए उनको लेकर बातें कही। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति बनी हैं, वो फर्स्ट टाइम वो एड्रेस करेंगी। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति बने, उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एमसीडी के जरूर अभी नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, लेकिन विंटर सेशन, इस बार का विंटर सेशन किन मायनों में अहम होने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो उससे वैसे ही राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। आज एमसीडी का है और कल गुजरात और हिमाचल दोनों विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे तो वो भी एक राजनीतिक गर्मी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले हैं, खासतौर से ईडब्ल्यूएस का मसला जिस तरह से आया है, कश्मीर के चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चा होती रही है तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो बहुत गर्म रहने वाला है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो शीतकालीन सत्र होते हैं, जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ती जाती है, लोकसभा और राज्यसभा के हाउस के अंदर राजनीतिक गर्मी बढ़ती जाती है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है, उसका कुछ फायदा होता है विजय जी? सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है और बार बार ये अपील की जाती है कि सब लोग बेहतर तरीके से सदन को चलाएं और सब लोग ये विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन जब बात होती है तो फिर जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी लगता है कि उनकी बात को जोरदार तरीके से रखा जाए। सरकार भी चाहती है कि जो बिजनेस है उसका वो पूरा किया जाए। खैर, इस पर हम चर्चा रोज करेंगे क्योंकि अभी सत्र चलना है 23 दिसंबर तक। आज चर्चा कर लेते हैं एमसीडी चुनाव की। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, सारिका जी जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, डेनियल फ्रांसिस हैं और शुभ हैं। शुभ, आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो नतीजे अब आ रहे हैं इनको आप किस तरह से एनालाइज कर रही हैं? जी सारिका जी, अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली हैं जीतने में और आम आदमी पार्टी को 6 मिली हैं। और रुझान में देखें तो बराबर का मसला चल रहा है, नेक एंड नेक जैसा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पीछे ही है। तो क्या आपको लगता है कि चौका लगा सकते हैं आप जीत का? देखिए, हम चौका नहीं, हम छक्का लगाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारा अभियान था वो आगे चल रहा है, हम उसमें आगे चल रहे हैं। कल से ही हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि एग्जिट पोल में आप लोग हार रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने जम के काम किया है, जमीन पे काम किया है। तो हमारी जो पार्टी है उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक नियत है लोगों को सेवा देने की। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। जो हमने वादा किया था वो हम पूरा करेंगे और लास्ट टाइम पे आप देखना हम ही लोग जीत कर निकल कर आएंगे और दिल्ली में हमारा ही मेयर बनेगा। जी, दिल्ली में आप ही का मेयर बनेगा। सिद्धार्थ जी? के मेयर बनेंगे। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, उसकी गिनती चालू है। मेरे ख्याल से हम लोग को अगले आधे 1 घंटे के तक इंतजार करना चाहिए। इसमें स्पष्टता आ जाएगी कि क्या होगा। और ये इतना तो इस रुझानों से स्पष्ट है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है। और आम आदमी पार्टी इसीलिए नहीं आ रही है कि इस पार्टी का सीधा सीधा सकारात्मक और लोगों के सामने उनकी दैनंदिन समस्याओं को सुलझाने का एक एजेंडा वो लेके आई थी।
वो किसी भी तरह का नकारात्मक प्रचार, गाली गलौज, किसी के नाम के आगे उपनाम लगाना, इस तरह की राजनीति से इसने परहेज किया था। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं करती है। आप अगर सामान्य जनता को देखिए, सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी देखिए, तो वो भी इसी तरह का व्यवहार करता है। इस बीच पार्लियामेंट की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री भी वहां पे नजर आ रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्टार्टिंग में भी कहा विंटर सेशन के, कि राष्ट्रपति का भी उन्होंने जिक्र किया, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र किया। जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल में राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति, महात्मा गांधी की प्रतिमा को यहाँ पे नमन करते हुए। रवि जी, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बिल्कुल। जगदीप धनखड़ का भी ये पहला सत्र होगा। बिल्कुल पहला सत्र है, और द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति, उनका भी पहला सत्र है। विजय जी, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही ये पहला सत्र होगा संसद का। और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ इस वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनके लिए ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। और राज्यसभा में ज्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टियां जो उनके भी उम्मीदवार ज्यादा है बजाय कि लोकसभा के, तो वो वहां पे कंट्रास्ट जो आता है वो मैनेज करना चैलेंजिंग रहता है हमेशा। बिल्कुल चैलेंजिंग रहता है। और राज्यसभा में जो लोग हैं उसे जैसे भी एल्डर हाउस कहा जाता है, तो वहां पर ज्यादा अनुभवी राजनेता होते हैं। जी, तो उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला होता है। लेकिन अभी सत्र पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। डैनियल साहब, आप कैसे इसको इलेक्शन को एनालाइज करते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था उसको कैसे आप देख रहे हैं कि उसको क्या नतीजों में बदलता हुआ दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था, जो प्रचार था, उसने पूरी जान झोंकी। केंद्रीय मंत्री उतारे, बड़े बड़े नेता उतारे, वार्ड स्तरीय पर काम कर दिया, टिकट बंटवारे में अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिख रहा है। प्रचार उन्होंने लोकल लेवल पर भी बहुत अच्छा किया था। और जितना भी दम इस इलेक्शन को जीतने के लिए लगा दे, वो लगा दिया था। इलेक्शन पहले हो जाता तो शायद नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने अच्छे नहीं आते। लेकिन आपको, हम सबको भी मालूम है कि इलेक्शन थोड़ा डिले हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति जरा ठीक ठाक कर ली और उसका फायदा होते हुए उनको दिख रहा है। जी, मतलब आप कह रहे हैं थोड़ा टाइम ले लिया था, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी भी लगातार लगी रही कि डिले कर रही है बीजेपी की, डिले टैक्टिक्स है। और उसके बाद वो अपने जो खाने थे उनको सेट करने की कोशिश थी। शुभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यहां पर नेक टू नेक जैसे हमें फाइट दिख रही है और जब ये पूरी एमसीडी बनेगी, वहां पर अगर बीजेपी का आंकड़ा भी 100 से ऊपर रहता है, एक बार फिर से चैलेंजिंग होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सरकार में है तब भी वो आरोप लगाती कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। अब अगर एमसीडी में, अगर हमें मान ले जो कि रुझान है, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं और नेक टू नेक रहता है, तो वहां पे भी चैलेंजिंग होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अच्छा रहता है डेमोक्रेसी में, आखिर संतुलन बने रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये शुरुआती रुझान है और आखिरकार मुझे लगता है सरकार बड़ी स्ट्रांगली आम आदमी पार्टी की ही आएगी। लेकिन इसमें यह भी है कि बीजेपी ऑपोजिशन में काफी स्ट्रांगली होकर के बैठती है, तो कहीं पर आम आदमी पार्टी की ऑल थ्रू जवाबदेही अच्छे से बना करके रखेगी। और बाकी देखते हैं जनता कहाँ से किसको बिठाती है। मुझे दरअसल अभी खबर मिली है कि मेरे वार्ड 171 से आम आदमी पार्टी ने सीट निकाल ली है और मुझे लगता है कि काफी सारे और वार्डों में भी यही खबर आने वाली है अब धीरे धीरे। जी, सिद्धार्थ जी, आपके लिए अच्छी खबर बता रही हैं शुभ जो है। लेकिन एक चीज समझना चाहता हूं, आपकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। पहले आप गए हिमाचल, फिर हिमाचल में आपकी पहाड़ है। रवि जैसे लोग तो मजबूत लोग होते हैं, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं होता, तो सांस फूलने लगी। तो आप पहाड़ से चले गए गुजरात, और फिर गुजरात से मूव करके आ गए एमसीडी। ये स्ट्रेटेजी आपने पहले से तय की थी या कुछ देखते देखते आपने बदला है सबको? पहले भी बोल चुका हूं विजय जी कि आम आदमी पार्टी कोई अपने एजेंडा को लोगों के ऊपर थोपने का काम नहीं करती है। आम आदमी पार्टी लोगों के एजेंडा को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है। हमें लगता है कि आप अगर अच्छे स्कूल देते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को इसकी दरकार है। और जहां-जहां की बात भी कर दीजिए ना सर, फ्रीबीज भी देते हैं, ये भी तो जोड़िए। सर फ्रीबीज
आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी तो सिद्धार्थ जी, आदेश गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार आपके पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के चर्चा अध्यक्ष करना चाह रहे हैं क्या? जी, आदेश गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। हम 15 साल से शासन में, और हमने अच्छा काम किया है। जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा। जो लोग अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं। वही ईमानदारी की बात करते थे। उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल, अगर त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप? अगर त्रिशंकु स्थिति हुई, देखिए क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्भ में, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हम बहुमत प्राप्त। लेकिन 200 से नीचे केजरीवाल जी ने समेटा था आप लोगों को, उन्होंने कागज पे लिख दिया था और 20 सीटें कहा था। हाँ जी। उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों तक पहुँचे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए, लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है। और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में, आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों को लिए काम किया। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी हो, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी। व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। अभी तो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी। आप सुन रहे थे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को, जिनको उम्मीद है कि सरकार बनेगी, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगाएगी। इस पर सिद्धार्थ जी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो सिद्धार्थ जी से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे हमारे मेहमानों से। ऐसा थोड़ी कुछ क्या नहीं है, जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके। लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। रवीश, मनोज तिवारी को हम सुन रहे थे, बीजेपी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और सांसद भी हैं, और वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक का इंतजार कीजिए। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, मनोज तिवारी कह रहे हैं 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, आपको कितने बजे का इंतजार है? नहीं, बिल्कुल मनोज तिवारी जी 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जब तक वो इंतजार करना चाहें करें, स्वागत है उनका। लेकिन इंतजार करते रहने में कोई गलती नहीं है। लेकिन जनता का जो जनादेश है, उसका जो रुझान है, ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी को वो दिल्ली की एमसीडी की सत्ता वो ये कह रहे हैं कि 220 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने बताया था। आजकल तो केजरीवाल पेपर पे लिख पर भी बताते हैं, 220 का आंकड़ा बताया था, कह रहे हैं कि 130 तक ही आ रहे हैं ये। इसीलिए तो मैंने कहा कि सर कि अभी तक चुनाव के रुझान है, ये रुझान बढ़ते भी हैं, रुझान घटते भी हैं। जनता का जो जनादेश है उसका आदर करना चाहिए। और अभी तक क्योंकि पूरी गिनती गणना हुई नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि 12 बजे नहीं, 2 बजे, 4 बजे, जब तक वो इंतजार करना चाहें तब तक वो इंतजार करें। उसी के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जहां तक अभी का रुझान है, अभी हम यही बात कर सकते हैं कि अभी तक की मतगणना के अनुसार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आ रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। और ये स्पष्ट के साथ साथ ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली की जनता को सकारात्मक राजनीति में अधिक रुचि है, बनिस्पत गाली गलौज, इधर उधर की बातें, लोगों के ऊपर लांछन डालना,
इस तरह की जो ओछी राजनीति है वो सकारात्मक राजनीति नहीं होती है, उससे लोगों का कुछ भला नहीं होता है। ये लोगों की मंशा है, ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझान देख। जी सारिका, जब तक ये पूरी मतगणना खत्म नहीं होती है तब तक हम इसके बारे में कुछ भी कहना पूर्वानुमान। जी सारिका जी, ये सुख कैसा है? मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 220 कह रहे थे 130 पर आए, मान लीजिए 220 से 130 पर आए, तब भी मेयर और सरकार तो उनकी बन जाएगी ना। आप इसी में सुखी हैं कि 220 नहीं आई उनकी, भले ही उनका मेयर बन जाए? देखिए उनका मेयर बनेगा ही नहीं। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि उनका मेयर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाया था वो हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हमने जो सत्येंद्र जैन जी की मूर्त दिखाई थी जेल में बैठे, वो हमारा पूरा सार्थक होता नजर आ रहा है। हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर काम किया था वो हमें साक्षात दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग उस पार्टी से आते हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है और रात दिन काम करते हैं। हम कभी बैठते नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर हैं वो कहकर गए हैं कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं है। और यहाँ कूड़े के ढेर के नीचे दब रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है। देखिए कूड़े का ढेर तो हर सिटी में होता है। आपका पंजाब का भी हमने दिखाया था, तेजेंद्र बग्गा जी गए थे पंजाब में, दिखाकर आए थे कितने कूड़े के पहाड़ है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट था अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि उन्होंने जमुना जी का जो गंदगी जो उन्होंने नाला बना दिया था वो छुपाना था, इसलिए वो कूड़े का पहाड़ लेकर आए थे। उनके ऊपर केजरीवाल कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव होगा तब यमुना का जवाब देंगे, फिलहाल तो कूड़े के ढेर का जवाब लेंगे आपसे। लेकिन ये चुनाव होता है जमीनी जो हकीकत होती है, जो गली मोहल्लों का चुनाव होता है, ये छोटा चुनाव होता है। और यहाँ भी हम लोग उसको मात दे रहे हैं आप पार्टी को, क्योंकि आप पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। आप पार्टी ने होर्डिंग्स लगाए थे, विज्ञापन दिए थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया था और हमने जमीन पर उतरकर काम किया, ये सबको पता है। इसीलिए आज देखिए कल से ये पोलिंग पर आ रहा था कि हम लोग हार रहे हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए आप लोगों को भी पता चल रहा है कि हम लोग कितनी प्रचंड से बहुत हमारी जीत होगी लास्ट में, आप देखिएगा, क्योंकि मेयर हमारा ही बनना है दिल्ली में, ये निश्चित है। जी डैनियल साहब, 3 घंटे हो गए करीब करीब काउंटिंग होते हुए, वोटों की गिनती होते हुए। इस समय आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? सारिका जी को खुश करेंगे आप कि सिद्धार्थ जी की सरकार बनवाएंगे? नहीं, अब कांटे की टक्कर तो लग रही है। चौथे राउंड पर है हम लोग और काफी राउंड बाकी है, लेकिन हर जगह कांटे की टक्कर है। अगर हम लीड देखें तो 500-600 वोट से लीड है। डैनियल जी, थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब से रुझान आया उसमें विजय जी पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी 100 के जो आंकड़ा है ना उससे नीचे गई है। हाँ, ये रुझान बदल भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और इससे बीजेपी इससे भी नीचे भी जा सकती है और आम आदमी पार्टी इससे भी ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर आपके रुझान देखे जाए तो आम आदमी पार्टी अभी 122 पर है और बीजेपी 95 पर है। और अगर यही फासला बढ़ता रहेगा तो आम आदमी पार्टी 150 तक जा सकती है अगले 4 राउंड में। तो ये भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीतेगी दिल्ली में, ये तो तय था, लगभग तय था। कितने वोटों से जीतेगी ये तय नहीं था, कितने सीटों से जीतेगी ये तय नहीं था। लेकिन बीजेपी को अगर 90 सीटें भी मिलती है तो बीजेपी को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने बुरी तरह एमसीडी चलाई, इतना करप्शन था और लोग परेशान थे। इसके बावजूद भी जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चलाई, उनको 80-90 सीटें भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है शुभ, आपको निकलना मैं जानता हूं, लेकिन आपसे एक जवाब चाहता हूं कि हाँ, आपके वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली है जीतने में और 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। क्या कहती हैं आप? नहीं, बढ़त बनेगी और एक ही कंसोलिडेट होने वाला है ये टुवर्ड्स दी एंड आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में। आप देखिएगा इस बार जनता ने बिल्कुल नकारा है भाजपा को, और जहां तक कि इनको लग रहा है कि एग्जिट पोल के हिसाब से भी अगर हमें थोड़ी सी अच्छी सीटें आ गई तो ये अपने लिए बड़ा लो टारगेट सेट कर रहे हैं, बहुत ही छोटा टारगेट सेट कर रहे हैं। बहुत ही भारी एंटी इनकम्बेंसी का रिजल्ट दिया है इन लोगों को जनता ने, और ये तो अभी ही आपके पोल्स में नजर आ रहा है। और देखिए ये टुवर्ड्स दी 12 बजे के आसपास ये सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के। जी हाँ, तो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के पास बढ़त हासिल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक रहे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।